फॉर्मेशन करते हैं किसका, ट्रीटी का। ट्रीटी यानी कि जो दो देश मिलके आपस में संबंध बनाते हैं लिखा पढ़ी करके बातचीत करके, उसे कहते हैं ट्रीटी। तो जो देश आपस में मिलके कब कौन सी ट्रीटी बना सकते हैं, कब कौन सी ट्रीटी को खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है जी। कब कौन सी ट्रीटी शुरू बना सकते हो, ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, कब अपन बना सकते हैं, कब खत्म कर सकते हैं, सब अपन पढ़ेंगे आज। चलिए ठीक है। ट्रीटीज आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट इंटरनेशनल लॉ। यानी कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट के बीच में, राज्यों के बीच में, देशों के बीच में किस तरीके से क्या क्या किस देश की जिम्मेदारी होगी, क्या दो देश आपस में मिलकर कोऑपरेशन करेंगे, उसका प्रिंसिपल सोर्स होता है ट्रीटी। यानी कि ट्रीटी, दो देशों की आपस में जो ट्रीटी होती है वही मिलकर डिसाइड करती है कि इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी और इस देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी, और दोनों मिलकर आपस में मिलके काम कैसे करेंगे, कोऑपरेट कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आपको ट्रीटी से ही पता पड़ता है। क्योंकि दो देश जैसे भारत और श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो ट्रीटीज होगी उससे समझ लो, सपोज आर्मी को लेके कोई ट्रीटी है, ट्रेड को लेके कोई ट्रीटीज है, समुद्र को लेके कोई ट्रीटीज है, तो उससे आपके इन दोनों के बीच के रिलेशन पता पड़ जाएंगे। They regulate wide array of issues ranging from peace and security to trade, human rights and environmental protection। इसका क्या वाइड एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज पे एक ट्रीटी बन सकती है। जैसे कि पीस के लिए, शांति के लिए, सिक्योरिटी टू ट्रेड के लिए, जो बिजनेस धंधा करते हैं दो देश आपस में मिलकर उसकी सुरक्षा को लेकर, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स को लेकर, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी अपन ट्रीटीज बना सकते हैं। The legal framework for the formation and termination of treaties is codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969। यानी कि वियना कन्वेंशन जो है उसमें वियना कन्वेंशन एक बनी है लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 की, उसमें कोडिफाइड लॉ बनाया हुआ है प्रॉपर, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से ट्रीटी को फॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है विच रिफ्लेक्ट बोथ कस्टमरी एंड इंटरनेशनल लॉ, जो कि दोनों कस्टमरी लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों पर आधारित है, दोनों के बारे में बताती है। साथ में प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट, यानी कि देश की जो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग स्टेट की जो ट्रीटी वो प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से ट्रीटीज कैसे बन सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, उसके बारे में भी इसी लॉ के अंदर यानी कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 के ऊपर बताया हुआ है। While states have a wide latitude in entering the withdrawing from treaties, their conduct is guided by the legal norms to ensure stability, predictability and manual accountability in international relations। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि सपोज मान लो स्टेट्स हैं, उनके पास वाइड एल्टीट्यूड है। वाइड एल्टीट्यूड है मतलब बहुत सारे क्षेत्र है जिसके संबंध में वो ट्रीटीज वगैरह बना सकते हैं और ट्रीटीज वगैरह को विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब उनके पास बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए वो ट्रीटीज बना सकते हैं, लेकिन देयर कंडक्ट इज गाइडेड बाय द लीगल नॉर्म्स। अब चाहे वो कितनी भी चीज़ों के लिए ट्रीटी बना सकते हैं, लेकिन उनका जो काम होगा, कंडक्ट होगा, वो कैसे होगा, लीगल नॉर्म्स, लॉ के हिसाब से ही होगा कि उनका स्टेबिलिटी इससे इंश्योर रहे। ठीक है, मतलब दो देशों के बीच में स्टेबिलिटी बनी रहे, प्रेडिक्टिबिलिटी बने रहे। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब सीधी सी बात है कि इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई आपको बता रखा है फॉर्मेट कि भैया आप इस तरीके से ट्रीटी बना सकते हो, इस तरीके से नहीं बना सकते हो, ट्रीटीज में ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ प्रिडिक्ट कर सकता है कि दो देश आपस में मिलकर कैसे ट्रीटी बना सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। दो देश आपस में मिलकर ट्रीटी बनाकर क्या करते हैं, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, तो ट्रीटी बनाने के पहले उनकी क्या है, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यानी कि जो भी वो ट्रीटी बनाएंगे उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर अकाउंटेबिलिटी डाल देंगे और किसी एक ही व्यक्ति को बहुत सारा फायदा पहुंचा देंगे। यानी कि दो देश आपस में मिलकर जब भी कोई ट्रीटी बनाएंगे तो उनकी आपसी जो अकाउंटेबिलिटी है, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है, उसके आधार पर उनकी ट्रीटी बनेगी, उनकी जिम्मेदारियां रहेगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन इसके ऊपर जिसका नाम है मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, टर्म ट्रीटी इन इंटरनेशनल लॉ रिफर टू द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ दैट क्रिएट्स बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें बताया कि देखो ट्रीटी क्या है। ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक फॉर्मल एग्रीमेंट के बीच में माना जाता है। एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। टू और मोर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अपन को पता है क्या क्या होते हैं। पहला होता है स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन और एक इंस्टीट्यूशन। ये तीन अपन ने पढ़े थे कि ये होते हैं। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ स्टेट की बात करनी है कि जो स्टेट है उनके बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया जाता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जिससे क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर
बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन बाइंड कर देते हैं एक दूसरे से। जब वो एग्रीमेंट करते हैं तो हर व्यक्ति जो एग्रीमेंट का पार्टी, हर देश जो एग्रीमेंट का पार्टी है, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। उसे ही कहते हैं ट्रीटी। ट्रीटी मतलब नॉर्मली क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट। किसके बीच में? दो देशों के बीच में। किसके हिसाब से बनता है? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बनता है। ठीक है, क्या होता है उससे? दोनों देशों की लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है। इस एग्रीमेंट्स में है वो वेरियस नेम्स। इस एग्रीमेंट को आप बहुत सारे नामों से जानते हो, जैसे कि कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, पैक्ट्स, चार्टर्स, बट देयर लीगल नेचर इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट रेदर देन द टर्मिनोलॉजी। लेकिन उनको कौन सा लीगल नेचर है उनका, कि वो किस तरह का काम करते हैं, वो उनके कंटेंट से पता पड़ता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। यानी कि अगर आप कोई कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन का नाम आपने बोली कन्वेंशन रख दिया है, लेकिन उस कन्वेंशन के अंदर की चीज़ें क्या है, किस संदर्भ में है, किस बारे में है, तो उससे पता पड़ता है कि वो एक्चुअली चीज़ क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूँ एक्ट, और उस एक्ट के अंदर मैं खाली रूल्स बता दूँ, तो वो एक्ट का वही नाम एक्ट है, लेकिन उसके अंदर है क्या? सिर्फ रूल्स है। और वहीं अगर मैं कुछ रूल का नाम बता दूँ कि भैया फलानी चीज़ का रूल बनाया हमने, और उसके अंदर खाली मैं पनिशमेंट दे दूँ, तो वो एक्चुअली क्या होगा? कोड हो गया, एक एक्ट हो गया। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है कि आपने बोली नाम किसी दस्तावेज का, बोली कन्वेंशन रख लो, प्रोटोकॉल रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन वो असली में क्या है, उसका लीगल नेचर क्या है, वो उसके कंटेंट से ही पता पड़ता है। उसके बाद आता है ट्रीटीज आर यूज्ड बाय द स्टेट्स टू फॉर्मलाइज कोऑपरेशन। ठीक है, ट्रीटीज किस लिए यूज की जाती है? इसलिए यूज की जाती है कि दो देशों के बीच में जो कोऑपरेशन होता है उसको फॉर्मलाइज किया जाए, उसका एक फॉर्मेट तैयार हो जाए कि भैया आप किन किन चीज़ों के लिए कोऑपरेशन करोगे, किन किन चीज़ों के लिए नहीं करोगे। साथ में अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए अपन ट्रीटी बना देते हैं। दो देश आपस में एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम हमारे साथ ऐसा करना। आर्म्स कंट्रोल को लेके, ट्रेड को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके ट्रीटीज दो देश आपस में मिलकर बना लेते हैं। हर्ष, आप हो के लेफ्ट हो गए? हम्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। वेरी गुड। डेफिनेशन अब पढ़ना है अपन को, परिभाषा। परिभाषा में अपन को कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, अपन वही चीज़ पढ़ पाएंगे जो अपन इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग में पढ़ा है। आर्टिकल 2(1)(a) ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ ट्रीटीज, जो अपन ने VCLT पढ़ा था ऊपर, ये वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969, इसको याद रखना। इसी के हिसाब से परिभाषा दी हुई है पाई की ट्रीटीज की। इसमें बोला है ट्रीटी मीन्स द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है भाई साहब, ट्रीटी क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कंक्लूडेड बिटवीन द स्टेट, दो देशों के बीच में। रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है भैया, लिख के करेंगे। गवर्नड बाय द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होती है, ठीक है। वेदर इम्बॉडीड इन द सिंगल इंस्ट्रूमेंट, या तो वो एक ही दस्तावेज में हो, वेदर ऑन टू और मोर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो एक से ज़्यादा दस्तावेज में हो, ठीक है। वॉट एवर इट्स पर्टिकुलर डिजिग्नेशन, चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन के लिए हो। तो ट्रीटी क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, दो देशों के बीच में होती है, रिटन फॉर्म में होती है, इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होती है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकती है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकती है, और पर्टिकुलर डिजिग्नेशन की है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, परिभाषा में कोई समस्या आपको? हर्ष कोल? नहीं। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे दिस डेफिनेशन इम्पेसिस दैट, कि इस डेफिनेशन से हमें क्या पता पड़ता है कि ट्रीटीज में क्या होता है। ट्रीटी में दो देश होते हैं, रिटन फॉर्म में होती है, और गवर्न बाय द इंटरनेशनल लॉ होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये बताना भूल गए कि ट्रीटी होता क्या है? ट्रीटी होता है एग्रीमेंट। ये तो इन्होंने बताया नहीं, गधे के मुंह। चलिए, इसी बातें मत करा करो हर्ष। 10 इवन दो ट्रीटीज में गो बाय डिफरेंट नेम्स, ट्रीटी के अलग अलग नाम हो सकते हैं। देयर बाइंडिंग लीगल स्टेटस इज ग्राउंडेड इन दिस एसेंशियल क्राइटेरिया, लेकिन उनकी वो किस तरीके से लीगली बाइंडिंग होंगे वो असेंशियल होता है, वो पता पड़ता है ट्रीटीज से। ठीक है, अलग अलग ट्रीटीज अलग अलग चीज़ों के लिए बाइंडिंग होती है, सब ट्रीटी एक जैसी नहीं होती है। स्टेट इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटी। चलिए अब बात करेंगे कि ट्रीटी बनती कैसे है। ट्रीटी बनने के लिए पहला सबसे पहली चीज़ है कैपेसिटी टू कंक्लूड ट्रीटीज। इसमें बोला गया है कि कौन व्यक्ति, कौन सा देश कैपेसिटी रखता है ट्रीटी बनाने की। ये हमें बताते हैं ऑल सोवरेन स्टेट, सारे के सारे स्वतंत्र देश और सभी ताकतवर देश रिकॉग्नाइज एज हैव बीन लीगल कैपेसिटी। रिकॉग्नाइज स्टेट पता है क्या होता है? ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑल सोवरेन स्टेट जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज अ लीगल कैपेसिटी टू कंक्लूड ट्रीटीज, यानी कि दो देश, कोई भी देश अगर स्वतंत्र है, सोवरेन है,
तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि ये एक लीगल कैपेसिटी में है ट्रीटी बनाने के लिए, ट्रीटी को कंक्लूड करने के लिए। दिस इज अफर्म्ड इन आर्टिकल 6 ऑफ द VCLT। ये कहाँ लिखा गया है ये बात अपन ने जो पढ़ी, आर्टिकल 6 ऑफ VCLT में लिखी है। VCLT क्या होता है? वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969, ये याद कर लीजिएगा इन प्रैक्टिस। लेकिन हकीकत में क्या है? ट्रीटीज आर नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय ड्यूली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ट्रीटीज एक्चुअली क्या होती है? नेगोशिएट की जाती है। जैसे सपोज मान लो ये देश है, ये बोल रहा है कि हम ऐसा 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 करेंगे, ये देश बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसा 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 मत करो, तुम ऐसा 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 करो। तो ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? नेगोशिएशन चल रहा है, भाव तोल मोल चल रहा है। तो तोल मोल करके, भाव वाव करके जो भी दो देश आपस में मिलकर कंक्लूजन निकालते हैं, उसको वो ट्रीटी बना लेते हैं और साइन किया जाता है किसके द्वारा? बाय हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा किया जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, या फिर एम्बेसडर जो होते हैं अपने, और जो स्पेशल इनवॉइस होते हैं, यानी कि इनवॉइस आपको बताया था डिप्लोमेटिक इनवॉइस, उनके द्वारा ट्रीटी साइन की जाती है। यहाँ तक कोई समस्या आपको? नहीं। चलिए एग्जाम्पल, ये हमें बता रहे हैं उदाहरण के बारे में। सर ये हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन सर 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 ऊपर के 3 पॉइंट क्या बताए थे? कौन सा? ये ऊपर के 3 ही। कौन सा? हेड ऑफ स्टेट, एम्बेसडर। तो आवाज नहीं आ रही। अरे ये जो ऊपर के 3 पॉइंट है, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हाँ क्या करना है इनका क्या बताया था? अरे इनके द्वारा ट्रीटी साइन की जाती है भाई। साइन साइन, ये साइन लिखा ना, कहाँ गए थे तुम? यहीं पे था। ये कैसे मिस कर दिया तुमने? ये तो मैंने बहुत आराम से बताया। इन लोगों के द्वारा साइन की जाती है। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर, इनवॉइस, इनके द्वारा ट्रीटी साइन की जा सकती है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जैसे पीस नेगोशिएशन, अगर दो देशों के बीच में शांति को लेकर कोई समझौता होता है तो उसमें साइन कौन करता है? हेड ऑफ द स्टेट करता है, यानी कि PM करेगा या फिर प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहते हैं, PM को प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति होता है जो कि पुरुष ही नहीं महापुरुष होता है। चलिए, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेंट टू बी फाउंड। अब देखिए यहाँ पर कंसेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दो देश अगर मिलकर अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कंसेंट होता है। मारपीट के तो करा नहीं सकते। स्टेट्स इंडिकेट देयर कंसेंट थ्रू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि इन मेथड्स के द्वारा एक देश, एक स्टेट अपनी कंसेंट देता है। पहला, सिग्नेचर करके। सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर करके। हस्ताक्षर करके वो अपनी क्या करता है? प्राइमरी कंसेंट दे देता है। स्पेसिफिकली फॉर द बायलैटरल ट्रीटीज, जब दो देश मिलके, स्पेसिफिक जब दो देश, सिर्फ दो देश जिस देश में ट्रीटी करते हैं उनमें साइन करके ट्रीटी की कंसेंट दी जाती है। दूसरा होता है रेक्टिफिकेशन, इन्वॉल्व्स डोमेस्टिक अप्रूवल एंड फॉर्मल कंफर्मेशन। रेक्टिफिकेशन आपको पता है क्या होता है? नहीं। बिल्कुल, मुझे पता था, उम्मीद भी थी कि आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हर्ष, रेक्टिफिकेशन क्या होता है? सपोज ये एक कानून है, ये कानून मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं मोदी जी के मामा का लड़का हूँ, इसलिए कानून बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया लॉ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये देश, ये देश, ये देश, ये देश, ये देश, ये देश, ये देश मिलके इस कानून को माने। लेकिन अब ये देश बोल रहा है कि यार ये हमारे कानून के, हमारे देश के लिए सही है नहीं है, तो क्या करेगा? अब अपन खाली एक, ये जो फर्स्ट नंबर का देश है इसका एग्जाम्पल लेंगे। ये देश है, इतना बड़ा देश है, पहला वाला। इस देश में बहुत सारे राज्य हैं और जो बहुत सारे राज्य उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसने क्या करा? अपने देश में एक रेक्टिफिकेशन चलाया। रेक्टिफिकेशन में वो क्या करता है? उस देश के सभी राज्यों से सहमति मांगता है और बोलता है कि बताओ हमें ये ट्रीटी साइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समझ गए? और अगर उसके देश के सभी राज्य हामी भर देते हैं कि हाँ साहब साइन कर लो, अच्छी ट्रीटी अपने देश के काम आएगी, तो कर लेंगे। फिर होता है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब मेथड फॉर स्टेट टू जॉइन ट्रीटीज दे डिड नॉट ओरिजिनली साइन, यानी कि क्या हुआ है? सपोज मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, एक देश ये है। अब इन तीनों के बीच में ट्रीटी हुई, इसने साइन कर दिया, इसने साइन कर दिया, इसने साइन नहीं करा। लेकिन
2 साल बाद 2 साल बाद बिग बॉस चाहते हैं। 2 साल बाद क्या हुआ कि इस आदमी ने यानी कि इस देश ने भी इस ट्रीटी के हिसाब से अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। इस ट्रीटी के हिसाब से दोनों देशों से रिलेशन करना शुरू कर दिया। इसी ट्रीटी के हिसाब से दोनों देशों से ट्रेड व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसने शुरुआत में इस ट्रीटी में साइन नहीं करा था, तो अब क्या माना जाएगा कि चाहे इसने उस ट्रीटी में साइन नहीं करा है, लेकिन चूंकि अब वो दोनों देशों से संबंध उस ट्रीटी के अनुसार ही रख रहा है, उसके जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से ही रख रहा है, तो हम ये मानेंगे कि आप उस ट्रीटी के लिए सहमत हैं, आपकी कंसेंट है। समझ गए? वेरी गुड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके दोस्त आपको पार्टी में ले जाते हैं, तो आपके दोस्त जब आपको पार्टी में ले जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि हर्ष चलो अपन सब मिलके खाना खाएंगे, सब कॉन्ट्री करो। आपने बोला कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कॉन्ट्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब खाना आया तो आपने सबके इसमें से खाना शुरू कर दिया। इससे क्या पता चलता है कि आप भी सबके साथ खाना खाना चाहते हैं और आपको अंत में कॉन्ट्री करना पड़ेगी। समझ गए? ठीक है। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जब सपोज मान लो ये देश है और एक ये देश है, इसने बोला कि साहब हमारे यहाँ कानून है, हम चाहते हैं कि इसको आप मानो। ये बोल रहा है हमारे यहाँ कानून है, इसको चाहते हैं कि हम आप मानो। ठीक है, तुम तुम्हारा दोनों आपस में एक्सचेंज कर लो। इससे क्या समझा जाएगा कि इसने इनका वाला इंस्ट्रूमेंट मान लिया, इनने इनका वाला इंस्ट्रूमेंट मान लिया है। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए इंडिया एक्सिटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट इन 2016 देयरबाय लीगली बाइंडिंग इटसेल्फ टू इट्स प्रोविजन। जब इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था 2016 में, तो ये मान लिया गया था कि इंडिया अब उससे बाइंड किया जाएगा, उससे प्रतिबंधित, उससे बांधित रहेगा। क्या समझ नहीं आया? समझ में ही नहीं आया। एक्सेशन का बता रहा है ये, एक्सेशन का कि अगर मान लो शुरुआत में जब आपने किसी ट्रीटी पे साइन नहीं करी होती तो लेकिन आप बाद में उसको ज्वाइन कर लेते हो, तो इंडिया ने यही करा था। जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 वाला, तब इंडिया ने क्या करा कि उसको शुरुआत में साइन नहीं करे, लेकिन जब दूसरे देशों से वो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से वो जो ट्रीटी बनी थी उसी के हिसाब से संबंध रखता था, ट्रेड वगैरह बिजनेस उसी ट्रीटी के हिसाब से करता था, तो ये माना जाएगा कि इंडिया ने उस ट्रीटी पर अपनी सहमति दे दी है। चलिए, एंट्री इनटू फोर्स। जब आप फोर्स में आते हैं, ट्रीटीज ऑफर स्पेसिफाई कंडीशन फॉर व्हेन दे बिकम लीगली बाइंडिंग, यानी कि कब से वो लागू होंगी, कब से लागू होंगी, ऐसा उस ट्रीटी के बारे में अपन को देखना होता है। क्योंकि ठीक उसी तरीके से जब अपन लॉ बनाते हैं तो अपन को लॉ का भी देखना पड़ता है ना, कब ये इन्फोर्स होगा, कब से लागू होगा। उसी तरीके से ट्रीटी को भी देखना पड़ता है। सच मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टिफिकेशंस दिस इज गवर्न बाय द आर्टिकल 24 ऑफ द VCLT। इनमें ही बोला है कि देखो जो ट्रीटीज हैं उसमें बताया रहता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टिफिकेशन आपको चाहिए ट्रीटी को लीगली इन्फोर्स करने के लिए। सपोज मान लो ये देश है, इस देश के अंदर इतने सारे राज्य हैं, तो इस ट्रीटी को इन्फोर्स करने के लिए अगर बोला गया कि भैया अगर हमारे देश के कितने 1 2 3 4 5 6 7 राज्य में से अगर 5 राज्यों ने रेक्टिफिकेशन कर दिया तो हम इस ट्रीटी को लागू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। ये सब कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 24 ऑफ VCLT। VCLT मतलब वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। चलिए, इसमें इन्होंने उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ है कि रोम स्टैट्यूट जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इंटर्ड किए थे इनटू फोर्स आफ्टर रिसीविंग 60 रेटिफिकेशन इन 2012। यानी कि जब रोम स्टैट्यूट में जब 60 राज्यों का रेटिफिकेशन मिला था तब वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंटर हुआ था इन 2002। समझ गए? क्या? रोम स्टैट्यूट जो है, रोम स्टैट्यूट कब लागू हुआ? ये बता रहा है कि जब 60 देशों ने अपनी सहमति जताई थी तब रोम स्टैट्यूट लागू हो पाया था 2002 में। फिर अपने पास रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन, यानी कि कब आप उसको पंजीकृत करा पाएंगे और कब उसका प्रकाशन करा पाएंगे। तो अंडर अनुच्छेद 102 ऑफ UN चार्टर ऑल ट्रीटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द UN सेक्रेटरीट। जितनी भी ट्रीटीज बनती हैं, जितनी भी ट्रीटी, उनको आपको रजिस्ट्री करानी होगी। कहाँ पर? UN सेक्रेटरी। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपको हर ट्रीटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर ये 60 रेटिफिकेशन क्या है? क्या 60 रेटिफिकेशन मतलब? अरे भाई, रेटिफिकेशन मतलब क्या समझ में आया था तुमको, ये बताओ बोले। सहमति देना। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। क्या? हाँ, इसके द्वारा से रेटिफिकेशन का मतलब बताओ चलो।
टीटी करते हैं तो वो रेटिफाई करते ना कि ना कि हाँ हम भी टीटी में आना चाहते हैं बाय लेटर में हाँ तो। वही तो जब रोम इंस्टीट्यूट का बोल रहा है वो कि रोम इंस्टीट्यूट को लागू करने के लिए पहले 60 देशों ने ऐसा बोला कि हाँ हम भी इस रोम इंस्टीट्यूट से लागू होना चाहते हैं, तो इसको लागू कर दो। तो जब 60 देशों ने बोला कि हाँ भैया हम इसको रेटिफिकेशन देते हैं, हम सहमति जताते हैं कि इसको लागू कर दो, तब रोम इंस्टीट्यूट लागू हुआ था। ये बोला है। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए। This promotes transparency and ensure the that treaties can be cited before UN bodies. अब अगर आप सभी ट्रीटीज को रजिस्ट्रार के सामने, मतलब कि सीधी सी बात है, यूएन सेक्रेटरी के सामने रजिस्टर्ड करोगे तो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और उससे सारी की सारी जितनी भी ट्रीटीज हुई है वो यूनाइटेड नेशन के सामने रहेगी, तो उससे दुनिया भी साफ रहेगी। सपोज मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी हुई है तो आप यूनाइटेड नेशन में जाकर उसको रजिस्ट्री करा दो, तो उससे क्या सभी देशों को पता रहेगा कि इनके बीच में क्या रजिस्ट्री हुई है, क्या ट्रीटी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज रजिस्टर्ड एंड पब्लिश इमीडिएटली आफ्टर इट एंट्री इनटू फोर्स इन 1945। जब यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना था तब 1945 में उसको तुरंत रजिस्टर्ड करके लोगों के लिए पब्लिश कर दिया गया था, अब 1945 में। तो वैसे सभी जितने भी ट्रीटीज वगैरह बनती है अगर आप उसको रजिस्टर कराते हो तो उनको तुरंत पब्लिश किया जाता है। ठीक है। फिर आता है स्टेट्स इन रिलेशन टू द टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज। अब किस तरीके से टर्मिनेट की जा सकती है? टर्मिनेट का मतलब पता है आपको? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, खत्म करना। कब आप ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हो? ठीक है। ट्रीटी टर्मिनेशन रिफर टू द लीगल सेसेशन ऑफ द ट्रीटी, यानी कि कानूनी रूप से किसी चीज को खत्म करना, ट्रीटी को खत्म करना को बोलते हैं टर्मिनेशन। सेसेशन का मतलब भी खत्म करना ही होता है। किसका मतलब सेसेशन? किस चीज को कर रहे हो आप? ट्रीटी को फाड़ते नहीं हो, बस जिससे मान लो ट्रीटी आपने लागू है तो बोल देते कि बस अब से लागू नहीं होगी, तो बस खत्म हो गई। जैसे कि मान लो 11 मार्च तक ट्रीटी लागू है, अपन ने बोला कि अब 30 मार्च के बाद से ये ट्रीटी हमारे यहाँ लागू नहीं होगी, मतलब 30 मार्च के बाद ये ट्रीटी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। समझ गए? स्टेट्स में एंड देयर ट्रीटी ऑब्लिगेशन थ्रू देयर लीगल मैकेनिज्म। जो भी उनके देश में अपना अपना लीगल मैकेनिज्म है बीसीएलटी के अंदर, आर्टिकल 54 से लेकर 64 तक, उसमें बताया गया है कि कैसे ट्रीटी को आप टर्मिनेट किया जा सकता है, रिफ्लेक्टिंग बोथ कंसेंट एंड यूनिलैटरल प्रैक्टिसेस। देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 बोलता है कि टर्मिनेशन बाय द म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि जो स्टेट रहते हैं, जो राज्य रहते हैं, वो टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी ट्रीटी को बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि वो आपस में दोनों भाई मिलकर एग्रीमेंट कर लेंगे कि अब से हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे, तो वो ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड अनकंट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन। ये सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला और सबसे ज्यादा कम विवाद में रहने वाला टर्मिनेशन का प्रोसेस। अनकंट्रोवर्शियल मतलब? दो देशों में मिलकर आपस में सहमति कर ली कि हमको इसको टर्मिनेट करना है तो कर लो। सर अनकंट्रोवर्शियल मतलब क्या? अनकंट्रोवर्शियल मतलब? कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? याद नहीं आ रहा यार। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? यूट्यूबरों की कंट्रोवर्सी होती है। मतलब नाम? अरे कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। अच्छा, लड़ाई झगड़े। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादपूर्ण और अनकंट्रोवर्शियल मतलब जिसमें कोई विवाद ना हो। समझ गए? वेरी गुड। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक एक्ट है वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट आपका बना 1955 और 1991 के लिए, मतलब इस बीच में था वो। इट वॉज डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉलोइंग द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए इस एक्ट को भी सभी देशों ने आपस में मिलकर खत्म कर दिया म्यूचुअल एग्रीमेंट से। फिर आता है टर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, यानी कि ट्रीटी के अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं उसके हिसाब से भी ट्रीटी टर्मिनेट होती है। मोस्ट ट्रीटीज इंक्लूड्स क्लॉज डिटेलिंग द प्रोसीजर फॉर विड्रॉल और टर्मिनेशन, यानी कि जितनी भी ट्रीटीज होती हैं उन सब में एक क्लोज इंक्लूड होता है। उस क्लोज में लिखा रहता है
कि क्या किस तरीके से ट्रीटी को विड्रॉ कर सकते हैं यानी कि वापस ले सकते हैं, और कब किसी तरीके से ट्रीटी को टर्मिनेट यानी खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नोटिस पीरियड, आप नोटिस पीरियड देके भी खत्म कर सकते हो, यानी कि एक देश दूसरे देश को नोटिस देगा कि अपन को इस ट्रीटी को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है, तो नोटिस या तो वो बोल सकता है कि या तो अपन मिलके खत्म कर लें या फिर 6 महीने बाद से मैं इस ट्रीटी को नहीं मानूंगा। समझ गए? इस तरह का नोटिस दे सकते हो। सनसेट क्लोज दे सकते हो। सनसेट क्लोज में होता है ऑटोमेटिक एक्सपायरेशन, यानी कि जिस दिन आपकी ट्रीटी बनी, सपोज एग्जाम्पल के लिए 11 मार्च 2026 के दिन आपने ट्रीटी बनाई और इसी दिन मैंने उस ट्रीटी के अंदर लिख दिया कि ये ट्रीटी 12 मार्च 2029 को ख़त्म हो जाएगी, तो ये ट्रीटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, इसको फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा होता है रिव्यू मैकेनिज्म। रिव्यू मैकेनिज्म मतलब सपोज दो देश है, दोनों देशों ने मिलकर आपस में ट्रीटी बनाई, उन्होंने 5 साल के लिए बनाई, लेकिन उनको 2 साल बाद ही लगा कि यार ये ट्रीटी से अपना नुकसान हो रहा है, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो उसको टर्मिनेट करके नहीं बना लेंगे। समझ गए? फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 28 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, द यूएस विड्रू इन 1929 इफेक्टिव इन 2020 इन रिजन इन 2021, यानी कि यूएस जो था, अमेरिका था, उसने क्या करा, जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे विड्रॉ कर लिया, अपने आप को हटा लिया। कब? 2019 में। क्या बोला कि मैं 2020 तक इस ट्रीटी से हट जाऊंगा, और वो हट गया, लेकिन फिर 2021 में उसने वापस ज्वाइन कर लिया। तो ये अपन को बता रहा है, ये एग्जाम्पल ये दे रहा है कि उन्होंने 2019 में नोटिस देकर बता कर कि भैया मैं 2020 में हट जाऊंगा, ऐसा बोल के ये यूएस हट गया था। ठीक है? फिर आता है मटेरियल ब्रीच। मटेरियल ब्रीच वो है आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। मटेरियल ब्रीच ऑफ द ट्रीटी बाय वन पार्टी इंटाइटल्ड टू अदर टू सस्पेंड और टर्मिनेट द ट्रीटी, पर्टिकुलरली व्हेन द ब्रीच अंडरमाइंस द ट्रीटीज ऑब्जेक्ट और पर्पस। यानी कि सपोज मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, कि मान के चलिए कि इन दोनों ने मिलकर ट्रीटी करी है। ट्रीटी का ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट किया है। सीधी सी बात है कि इन दोनों देश में से अगर मान लो इस देश ने ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो जो दूसरी पार्टी है उसके पास राइट आ जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सके, खत्म कर सके, वॉइड करा सके। वही तरीके से जो दो देश रहते हैं उनमें से अगर एक देश किसी भी तरह की ट्रीटी की चीज़ों को तोड़ता है, नियम कायदे कानून को तोड़ता है, तो दूसरा देश क्या कर सकता है, उस ट्रीटी को खत्म कर सकता है। समझ गए? यस सर। बोलो भाई। यस सर। फिर यूएस के बारे में बताते हैं कि यूएस ने क्या करा था, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF ट्रीटी 2019 से क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था, अपने आप को हटा लिया था, और जस्टिफाइड बाय एलिज रशियन वायलेशन, उसने कहा था कि इस ट्रीटी में रशिया ने बहुत सारे वायलेशंस किए हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए हम इस ट्रीटी से अपने आप को हटाते हैं। सर 2 हटा मिनट लो उससे। हैं? 2 मिनट एंड कर सकता है। क्या हो गया? सर लिख रहा था। हाँ सर, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल बता दूं? एग्जाम्पल कुछ भी नहीं बोला। एक ट्रीटी थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उसमें रशिया भी पार्टी थी और यूएसए भी पार्टी थी। तो रशिया ने कोई टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया होगा तो यूएसए ने उस ट्रीटी को खत्म कर दिया, अपने आप को उस ट्रीटी से बाहर कर लिया। रशिया ने करा कि यूएसए ने? यूएसए लिखा ना, यूएसए ने यूएस विड्रॉ फ्रॉम, यानी कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। क्यों कर दिया? रशियन वायलेशन की वजह से, रशिया ने वायलेशन किया इसलिए। ठीक है? आया कि नहीं आया? हाँ है? हाँ आ गया? हाँ सर। तुम्हारी आवाज नहीं आती है। हाँ सर। बड़ी अजीब सी आवाज आती है, खाली मेरे सुनाई देता है। चलिए, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। जब मान लो दो देश मिलके कुछ काम करने के लिए ट्रीटी बनाए और बाद में पता पड़ा कि हम तो वो काम कर ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला कि ये जो अपने दो देशों के बीच में समुद्र है, ये समुद्र के बीच में एक टापू है, इस टापू का इस्तेमाल आप आपकी जहाज़ के लिए करना, हम हमारे जहाज़ के लिए करेंगे, और जो भी अपना ट्रेड बिजनेस चलेगा वो इस जहाज़ से चलेगा, तो सॉरी इस टापू से ही चलेगा। दो देशों ने मिलकर ट्रीटी कर ली। ट्रीटी करी 2024 या 26 के मार्च में, लेकिन क्या हुआ कि जुलाई
2026 में बहुत जोर से फ्लड आया, सुनामी आई, बाढ़ आई, फिर टापू ही खत्म हो गया। फिर काय की ट्रीटी, जब सब्जेक्ट मैटर ही ना रहा तो ट्रीटी काय पे चलेगी आपकी? ये तो इम्पॉसिबल हो गई। आप परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते आपकी ट्रीटी के हिसाब से, तो वहां पर भी ट्रीटी खत्म मानी जाती है। ट्रीटी में बी टर्मिनेटेड इफ एन असेंशियल ऑब्जेक्ट फॉर इट्स परफॉर्मेंस डिसअपियर, गायब हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया परमानेंटली। लेकिन जो असेंशियल ऑब्जेक्ट, जो मुख्य उद्देश्य था जिस चीज के लिए आपने ट्रीटी करी थी, वही खत्म हो गई, तो दिस इज रेयरली इन्वोव। ठीक है, तो वो चीज अपने आप खत्म होती है। दिस इज रेयरली इन्वोव्ड एंड स्टेट्स आर कॉशन टू इंश्योर इट इज नॉट अब्यूज। तो ये बोल रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत रेयरली होती है, मतलब बहुत कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती ऐसी चीज़ें, बहुत कम होती है। एंड स्टेट्स आर कॉशियस टू इंश्योर इट इज़ नॉट अब्यूज। और स्टेट क्या करती है, बहुत ध्यान रखती है, कॉशंस रखती है कि ये जो क्लॉज है इसका कभी भी मिसयूज ना किया जाए, जिसका कभी। कौन सा क्लॉज है? कौन सा क्लॉज है मतलब? अरे ये ट्रीटी टर्मिनेट करने वाला भैया, इम्पॉसिबिलिटी पे ये क्लोज पढ़ रहे हैं ना अपन, डी वाला। हाँ। तो जब कोई ट्रीटी बनती है तो उस पर ही क्लोज रहता है। तो जब चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाएगी, जब अपन परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाएंगे तो ट्रीटी खत्म हो जाएगी। इसमें बोला गया है कि इस तरह के क्लोज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए किसी देश को। ठीक है, ठीक है। भूल गए थे कि कौन सा वाला पढ़ रहे हैं अपन? नहीं, वो समझ ही नहीं आया था एकदम से। कोई बात नहीं। तो यार पढ़ते पढ़ते मोबाइल तो नहीं चलाते हो? पढ़ते पढ़ते मोबाइल तो नहीं चलाते हो? किसने बोला? किसने क्या बोला? मेरे को कौन बोलने आएगा, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई। सर कैमरा नहीं ऑन दिख रहा। अरे कैमरा मैं ऑन क्यों करूँ बताओ, रात में मैं तुम्हें क्यों देखूँ? ये देख लो, क्या बोलूँ मैं? ऋतिक रोशन होता तो भी क्यों देखता मैं? अब दिख गया। अरे भाई मेरा कैमरा वो बंद है, स्क्रीन मेरे को नहीं दिखेगा कुछ। ठीक है, चलिए। अब वाटर शेयरिंग ट्रीटी में बिकम वॉइड इफ द शेयर्ड रिवर इज परमानेंटली डाइवर्ट और डायरीज। कितनी बढ़िया बात बोली कि दो देशों ने मिलकर करा, एक नदी थी और बोला था कि इस नदी का आधा पानी आप यूज कर लेना, इतना पानी आप यूज कर लेना। ठीक है भाई साहब, ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी कर ली, वाटर को शेयर करने की ट्रीटी। अब ये बता रहे कि एक दिन क्या हुआ, जो रिवर है वो परमानेंटली डाइवर्ट हो गई, रिवर का रास्ता परमानेंटली चेंज हो गया, या फिर वो रिवर जो ड्राई सूख गई, नदी सूख गई पूरी तरीके से। तो फिर ट्रीटी का क्या करेंगे, कौन सा पानी शेयर करेंगे? समझ गए? फिर आता है फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। परमानेंटली डाइवर्ट मतलब खत्म हो गई है? डाइवर्ट में परमानेंटली डाइवर्ट मतलब खत्म हो गई। डाइवर्ट मतलब रास्ता बदल जाना। तो नदी थी, दो देशों के बीच में से निकल रही थी। अब कुछ साल बाद क्या हुआ कि वो नदी का रास्ता बदल गया, तो वो दो देश से निकलने की बजाय और कहीं से निकल गई, तो उनकी ट्रीटी कोई काम की नहीं रही फिर। जैसे एकदम से सीधी सी बात है, एक तुम्हारा घर है, एक मेरा घर है। अपन ने बोला कि इस देश पे से ये रोड है, हाईवे है, ठीक है, इसमें अपन दोनों मिलके ढाबा खोल लेते हैं, मस्त। जितने भी हाईवे पे ट्रक हुआ, बस वस जाएगी, तो उन सबका अपन खाना पीना करेंगे, और जो भी शेयर होगा आधा आधा कर लेंगे। इसे अपन ट्रीटी कर ली, और ट्रीटी करने के बाद पता पड़ा कि ये जो हाईवे यहाँ से निकला था ये फिर यहाँ से निकल गया, खत्म खेल, बना लो ढाबा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अपन को पढ़ना है फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस के बारे में, जिसको बोलते हैं रिवर्स सिक स्टेंटिबस। ठीक है, रिवर्स सिक स्टेंटिबस आर्टिकल 62 के बारे में बात करता है ये। तो इसमें बोला है कि स्टेट्स में इन्वोक दिस क्लोज, यानी कि स्टेट इस तरह का क्लोज अपने ट्रीटी में डाल सकता है और बोल सकता है कि जब फंडामेंटल चेंज होएगा परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां बदलेगी तब हम ट्रीटी चेंज कर देंगे, ट्रीटी को खत्म कर देंगे। ऐसा क्लोज स्टेट खुद डाल सकता है अपने ट्रीटी के अंदर। तो क्या परिस्थिति है? द सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड फंडामेंटली सिंस द ट्रीटी वाज कंक्लूडेड, यानी कि जिस चीज के लिए अपनी ट्रीटी बनी थी उसका जो फंडामेंटल था, उसका जो मूल तत्व था वही चेंज हो गया, उसकी परिस्थितियां चेंज हो गई है, तो फिर वो ट्रीटी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेकंड, द चेंज वाज अनफोर्सीन, और ऐसा बदलाव हुआ है, ऐसा चेंज हुआ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अनफोर्सीन मतलब जिसको आप देख ही नहीं सकते थे, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, ऐसा बड़ा बदलाव आ गया। थर्ड, इट्स रेडिकली अल्टर द ट्रीटीज ऑब्लिगेशन, और जो भी परिस्थितियां चेंज हुई उससे क्या हुआ है, जो ट्रीटी बनाई गई थी, जो जिम्मेदारियां थी, जो ऑब्जेक्ट का ऑब्लिगेशन थी,
वही चेंज होगी ट्रीटी की, तो फिर ट्रीटी खत्म मान ली जाएगी। समझ गए? थर्ड वाला क्या था? अल्टर्स ट्रीटीज ऑब्लिगेशन, या ट्रीटी करने की वजह से जो ऑब्लिगेशंस वगैरह आते हैं दो देशों के बीच में जो जिम्मेदारी आती है वही चेंज हो गई परिस्थितियाँ चेंज होने की वजह से, तो ट्रीटी भी खत्म हो जाएगी फिर। समझ गए? ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है आगे, इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड इफ द चेंज वॉज कॉज्ड बाय द पार्टी इटसेल्फ। पार्टी खुद अगर वो चेंज करता है तो फिर वो ट्रीटी खत्म नहीं होती। मतलब दो देश है और उनमें जो परिस्थितियाँ थी वो अपने आप चेंज हुई है तो ठीक है, लेकिन कोई देश जानबूझकर परिस्थिति चेंज करता है उसके फायदे के लिए, तो फिर वहाँ पर भी ट्रीटी खत्म नहीं होगी, वहाँ पे आपको ट्रीटी को फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट्स इंटरप्रेटेड दिस स्ट्रिक्टली टू प्रिजर्व ट्रीटी स्टेबिलिटी। अगर मान लो ऐसी परिस्थितियाँ वगैरह बदलती है, कुछ होता है, ट्रीटी खत्म करने की बात आती है, तो उसमें कोर्ट की सहायता ली जाती है। कोर्ट इसमें इंटरप्रिटेशन करता है कि ट्रीटी खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल उन्होंने बोला है फिशरीज जुडिक्शन केस, यानी कि जब मछली पकड़ने का जो क्षेत्राधिकार होता है उससे संबंधित केस था। यूके वर्सेस आइसलैंड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम वर्सेस आइसलैंड के बीच में केस था। ऐसा बोला था कि आइसलैंड ने बोला कि चेंज सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइज इट्स एक्सटेंशन टू द फिशिंग लिमिट। सीजीआई रिजेक्टेड दिस आर्गुमेंट। इन्होंने बोला कि देखो परिस्थितियां बदलने की वजह से हमारा जो मछली पकड़ने की लिमिट है वो भी बढ़ गई है, तो सीजीआई ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, जो आपने ट्रीटी करी उसके हिसाब से, आपको ट्रीटी के हिसाब से अगर आपको 10 किलोमीटर तक की मछली पकड़ना थी तो आप 10 किलोमीटर की पकड़ोगे, 15 में नहीं जाओगे, चाहे पानी कम हो या ज़्यादा हो। समझ गए? ऐसा बोला था आईसीजे ने, सॉरी सीजीआई नहीं है वो, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर आता है अपना एमरजेंस ऑफ न्यू जस्ट कोविन नॉर्म्स। ठीक है, कौन सा? न्यू जस्ट कोविन नॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? इफ द ट्रीटी कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यूली इमर्ज परएम्पटरी नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि मान लो दो देशों के बीच में कुछ इंटरनेशनल लॉ सॉरी को ट्रीटी बनी है, लेकिन अब जिस चीज़ के लिए ट्रीटी बनी है उसके लिए इंटरनेशनल लॉ में कुछ बड़े बदलाव आ गए, कुछ नई चीज़ हो गई, तो फिर ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी। समझ गए? सीधी सी बात है कि जो भी दो देशों के बीच में ट्रीटी बनेगी, इंटरनेशनल ट्रीटी, उससे रिलेटेड अगर कोई नया इंटरनेशनल लॉ आ गया है तो फिर आपको ट्रीटी खत्म करनी पड़ेगी और नए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आपको ट्रीटी बनानी पड़ेगी। तो यानी कि अगर मान लो कोई ट्रीटी बना रखी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट करती है न्यू इमर्ज परएम्पटरी नॉर्म से, तो ट्रीटी आपकी अपने आप क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, द ट्रीटी परमिटिंग स्लेवरी वुड बी वॉइड ड्यू टू इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद द जस्ट कॉग्निज नॉर्म्स ऑफ प्रोहिबिटरी स्लेवरी। यानी कि दो देशों के बीच में स्लेवरी यानी कि गुलामों के लिए ट्रीटी हुई थी। ठीक है, कि भैया जो गुलाम वगैरह है उससे संदर्भ में ट्रीटी हुई होगी, लेकिन इंटरनेशनल लॉ बना और इंटरनेशनल लॉ में गुलामी को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया, हमेशा के लिए बंद कर दिया कि भैया कोई भी देश किसी भी जगह का गुलाम नहीं रखेगा। तो ये दो देशों के बीच में गुलामी के लिए जो ट्रीटी हुई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ बन चुका है अब तो कि भैया गुलाम रख नहीं सकते आप, बात ही खत्म। चलिए, अब इसके बाद आता है अपने पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन का कंक्लूजन। द फॉर्मेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटीज बाय स्टेट्स आर गाइडेड बाय बोथ लीगल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। लेकिन ट्रीटी का फॉर्मेशन है कैसी बनती हो और कैसे उसका टर्मिनेट होता है, वो कैसे गाइड की जाती है, कैसे समझा जाता है, लीगल प्रिंसिपल जो है वो यानी कि कानून के जो सिद्धांत उनके हिसाब से, और प्रैक्टिकल जो कंसिडरेशन होते हैं उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि ट्रीटी जो है कैसे फॉर्म होती है और टर्मिनेट हो रही है। फिर जो VCLT है वो आता है। VCLT एक कोडिफाइड लॉ है जिसमें बहुत ज़्यादा कोर फ्रेमवर्क दे रखा है, जिससे पता पड़ता है कि ट्रीटी के जो है उसके लिए स्टेट कैसे प्रैक्टिस कर सकती है। ट्रीटीज कंटिन्यू करती है सर्व टू दिस की इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। ट्रीटी जो बनती है, ट्रीटी का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि दो देशों के बीच में ग्लोबल गवर्नेंस बना रहे, सब चीज़ें कानूनी के हिसाब से चलती रहे। Respect is shown by the state in entering, modifying and existing treaties underscores a commitment to the rule of law in international relation। इसमें बोल रहे हैं कि देखो जो स्टेट होते हैं अलग अलग देश, वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट शो करते हैं। कैसे? जो इंटरनेशनल लॉ में इंटर कर जाते हैं, अपनी अपनी ट्रीटी को बदलते हैं ज़रूरत के हिसाब से। जो ट्रीटीज़ वगैरह होती है उसमें कुछ भी बदलाव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कुछ नियम कायदे कानून बनते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो अपने ट्रीटीज़ वगैरह को मॉडिफाई करते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों? जिससे वो शो करते हैं कि भैया हम इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ऐसा दिखाने के लिए। वाइल्ड सोवरेन इंटरेस्ट, यानी कि जब जब जितने इतने पावरफुल लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, रिमेन पैरामाउंट, स्टेट्स इंक्रीजिंगली बैलेंस दिस विद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जितनी जितनी
जिनमें जितनी इतनी बड़ी पावरफुल इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं उतने उतना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट की बढ़ती जाती है। द नीड फॉर कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग ट्रांजिशनल चैलेंजेस, और उससे क्या होता है कि जितने भी ट्रांजिशनल चैलेंजेस होते हैं, यानी कि जो बदलते हुए बदलाव है, यानी कि समय के साथ जो चीज़ें बदल रही है, समय के साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनमें सभी देश आपस में कोऑपरेशन करके रखते हैं, नई नई ट्रीटी बना के और पुराने ट्रीटियों को ख़त्म करके। समझ गए हर्ष जी? यस सर। वेरी गुड। चलिए जी, अब अपन मिलेंगे कल। नहीं, अभी मिलेंगे। अभी नहीं मिलेंगे।